बिजनेस जो है अब लंबी देर तक चलेगा, 5 साल 6 साल का मेरा प्लान है इस बिजनेस को चलाने का। के बाद क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते, हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपनी के कुछ बेनिफिट्स हैं इसलिए हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। लॉ में इंशाल्लाह आप जो है वो अब्दुल्ला से पढ़ेंगे कंपनी हम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो हम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम 20 बंदे 10 बंदे 15 बंदे जितने भी जो है कंपनी की लिमिट जो लॉ ने डिसाइड की हुई है उसके हिसाब से हम बंदे आ जाते हैं और हम जो है अपनी कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी हम जाकर रजिस्टर करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाती है। अब हमारी कंपनी, अब कंपनी जो है वो एक बंदा कहलाएगा। लॉ के मुताबिक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की एक एग्जिस्टेंस है। अब जो भी खर्चा होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो कंपनी पे करेगा। मतलब अगर आपने इस फलां कंपनी के जो है पैसे देने हैं, आप जाके कंपनी से पैसे लोगे, आप किसी और को आप केस में लिखोगे कि मैंने इस कंपनी से पैसे लेने फलां कंपनी में और मैं फलां कंपनी के ऊपर केस कर रहा हूँ। मतलब अगर आपने पैसे भी किसी से लेने हैं तो आप कंपनी के नाम पे केस करोगे, कंपनी पे केस करोगे, क्योंकि लॉ के मुताबिक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की एग्जिस्टेंस है। कंपनी ऐसे ही है जैसे हम इंसान हैं, इस तरह जो है लॉ जो है वो कंपनी को एक इंसान मानता है। लेकिन कौन सा इंसान मानता है? आर्टिफिशियल इंसान मानता है। आर्टिफिशियल। हाँ, ये इंशाल्लाह लॉ में कंप्लीट डिटेल से जो आप पढ़ोगे। तो कंपनी में क्या होता है कि 100 बंदे 10 बंदे 20 बंदे आ गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया जी हम कंपनी खोल रहे हैं। अब कंपनी तो ठीक है आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी में आपने केस कर दिया, सुनने कौन जाएगा? डायरेक्टर्स जाएंगे, ठीक है, उसके अपॉइंटेड मेंबर जाएंगे, जो कमेटी में बैठते होंगे वो जाएंगे, वो जाके सुनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक लिहाज से वो भी लायबल्स हैं, डायरेक्टर्स भी लायबल। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? उधार। मैंने आपसे उधार लिया, मैंने आपकी लाइबिलिटी देनी है। मैंने फला बंदे से उधार लिया, मैंने आप उसकी लाइबिलिटी देनी है। तो अकाउंटिंग में हम जो है उधार के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि जी हमने लाइबिलिटी लेनी है। लाइबिलिटी। हाँ, हाँ लाइबिलिटी, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में अभी हम जो है इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाके जब हम चीज़ों को अपने नज़र से खोलना शुरू करेंगे, उनको जब देखना शुरू करेंगे, तो ये मज़ीद जो है हम लाइबिलिटी को भी देखेंगे, एसेट्स को भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और क्या है सब कुछ, ठीक है। तो कंपनी में क्या लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर लिया कि मैं भाई 1 लाख दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं मैं लाइबिलिटी लूंगी, मैं 2 लाख लूंगी, इससे ज़्यादा नहीं लूंगी। तो कंपनी क्या होता है, अगर लेट्स सपोज कंपनी जो है वो चल रही है, कल को खुदा ना खास्ता उसका गोइंग कंसर्न जो है वो खतरे में आ जाता है, कंपनी जो है वो बंद होने जा रही है। अब डायरेक्टर्स अपने घर से लाके पैसा नहीं देंगे, शेयर होल्डर्स अपने घर से लाके पैसा नहीं देंगे। जो कंपनी के चीज़ें हैं, जो कंपनी के असासे हैं, जो कंपनी की मशीनरी ये वो सब कुछ पड़ा है, उनको बेचेंगे। फिर जो पैसे आएंगे वो तमाम लोगों में जो है लॉ जो है आपका कोर्ट जो है वो डिवाइड कर देगी, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी या डिसॉल्वेशन हो गई है, कंपनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो एंड पे चली गई। अब यहाँ पे क्या होता है, जब स्टार्ट हुई कंपनी स्टार्ट हुई तो हमारे पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स में से 40 शेयर फलां बंदे ने खरीद लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो 40% ऑनरशिप का मालिक है। 50 शेयर उस बंदे ने खरीद लिया, मतलब ये वो 50% उस शेयर्स का जो है वो ऑनरशिप रखता है, उस कंपनी में 50% का मालिक है और 50% की हैसियत रखता है। तो जब वो मीटिंग्स में बैठेंगे, वोट वगैरह देंगे, तो फिर उसकी हैसियत जो है वो ज़्यादा मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कह रहा है लीगल पर्सन इन लॉ, यानी कि कंपनी जो है वो स्टेटस रखती है एक इंसान का, एक आर्टिफिशियल पर्सन का लॉ के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में अगर कोई हम चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, कोई चीज़ें लेके जाना चाह रहे हैं, तो जो है बिजनेस के अंदर जो एसेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हम लेके जाना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो कंपनी खरीदेगी, कंपनी इन चीज़ों को लेके जाएगी, ठीक है। कंपनी एक सेपरेट ऑनर के तौर पे कहलाएगी, प्रॉफिट वगैरह भी कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने उन चीज़ों वगैरह को जो है वो करेगी। तो अब आपने करना क्या है, गूगल पे जाना है, सिर्फ पहले लिखना है सोल प्रोपाइटर, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लिख लेनी है आपने एक पेज पे। फिर आपने जो है पार्टनरशिप लिखना है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिख लेनी है उनके जो है। फिर आपने जो है कंपनी की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो एक पेज पे लिख लेनी है। तो एक जब आप इसको ढूंढोगे, आपकी नज़र से गुजरेगा, आप इसे पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। पेपर में ये मुश्किल है कि आए, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं देगा। तो आपके जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता अगर दे दे, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, देगा एक दो शॉर्ट नंबर में ही देगा, ठीक है। तो मुश्किल है वैसे ये। यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं कि भाई अब सोल पार्टनरशिप, आपने सोल प्रोवाइडर जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इस तरह आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कंपनी जो आपने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ऑनर कौन है भाई? जब एक बंदे ने स्टार्ट किया तो एक बंदा ही ऑनर है। पार्टनरशिप में अगर 2 या 3 बंदों ने स्टार्ट किया तो 2 बंदे ऑनर है। कंपनी में कौन ऑनर हो गया? कंपनी में शेयर होल्डर्स ऑनर हो गए। लाइबिलिटी पे आ जाए तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ऑनर लाइबल है
पार्टनरशिप में पार्टनर्स लायबल हैं, और कंपनी की लायबिलिटी क्या है, हमने अभी पढ़ा कि कंपनी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर लेती है। क्यों लिमिटेड कर लेती है? क्योंकि जितने उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उतने से उन्होंने उसको पैसे देने होते हैं लोगों को। अगर मैनेजमेंट की बात कर लें तो अब एक बंदा जब बिजनेस चला रहा है तो एक बंदा ही सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। अगर पार्टनरशिप में चले जाएं तो पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होंगे वो उन चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, और अगर कंपनी में चले जाएं तो जो मैनेजरियल लेवल है, जो कि हम BMBS में डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैनेजरियल लेवल जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है, और मैनेजरियल लेवल जो है वो लेता है और आगे लेके चलता है। कैपिटल जी, अब जो सोल प्रोवाइडर है वहाँ कैपिटल भी एक ही बंदा लाएगा, एक ही बंदा स्टार्ट करेगा और एक ही बंदा जो है वो लेके चलेगा। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, लेकर आएंगे। कंपनी में क्या है, कंपनी क्या करेगी, एक पब्लिक कंपनी हो जाएगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्टेड होगी। वो क्या करेंगे, अपने शेयर इशू करना शुरू कर देगी, लोग शेयर खरीदेंगे, उसके पास पैसे आएंगे, कैपिटल आ गया। ठीक है, तो कैपिटल इन सोर्सेज से आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के लिए हम जैसे लोग होते हैं जो जाते हैं कंपनी को ऑडिट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें कौन मैनेज कर रहा होगा, ये कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट बैठे होंगे जिनको ज़रूरत होगी वो तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मैनेज कर रहे होंगे। पार्टनरशिप में जो जो उन्होंने टीम वगैरह बिठाई होगी वो उन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। अब जितनी चीज़ें समझ आई, इन चीज़ों को गौर करें, अगर हम समझें तो हमें क्या समझ आई कि भाई सोल प्रोपाइटर का अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सोल प्रोपाइटर में लिमिटेड नहीं है लाइबिलिटी। सोल प्रोपाइटर को अपना घर बेच के भी पैसे देने पड़ेंगे, सोल प्रोपाइटर को अपनी गाड़ी बेच के भी पैसे देने पड़ेंगे, सोल प्रोपाइटर को अपनी बाइक बेच के भी पैसे, हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो इसलिए वो दौड़ा फटाफट कंपनी की तरफ कि भाई मैं कंपनी खोल लूँ, मैं अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड कर लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। तो इसलिए वो फटाफट गया जी कंपनी की तरफ। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो कहता है भाई मेरी इतनी कमर नहीं है कि मैं जो हूँ इतना कैपिटल, या 2 करोड़ रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, तो वो अपना जाके जो प्लान जो है वो शेयर करेगा किसी के साथ। तो वहाँ पे तो पता ये चला कि सोल प्रोपाइटर में क्या डिसएडवांटेज है, यहीं से हमें क्लियर हो गया। इस तरह हमें पार्टनरशिप के भी जो है वो क्लैरिफिकेशन हो गई, और आगे हमने जो है वो कंपनी को भी डिटेल में देख लिया। अब इस चैप्टर के अंदर आगे अगर मैं डिस्कस करूँ, आगे क्या कुछ है, आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये सब कुछ जब हम फिजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर जब हम वो सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे तो फिर हम दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे, इसको एक दफ़ा नज़र से देख लेंगे, क्योंकि अब MCQs भी आते हैं, पहले MCQs नहीं थे, अब से MCQs आना शुरू हो गए। तो एक दफ़ा हम इस चैप्टर को जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, ताकि अगर कोई MCQs आना चाहे तो हम वहाँ से देख लें। ठीक है, इसलिए हम इसके टॉपिक 2 को जो है वो नहीं छेड़ते हैं। टॉपिक 2 को जो है हम कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो बाद में जब हम तमाम क्वेश्चन देख लेंगे कि ये बिज़नेस में जो है अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फ़लाँ चीज़ कैसे है, फ़लाँ चीज़ कैसे है, जब उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम जो है वहाँ से उन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमें वो समझ आ जाएगी। अब रेवेन्यू और कैपिटल रिसीव्ड क्या है। बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप क्या करते हो, चीज़ें सेल करते हो, जो आप सेल करते हो ना वो आपका रेवेन्यू है। सिंपल इतनी सी बात याद रखो कि जो चीज़ें आपने सेल की वो आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू की कंप्लीट डेप्थ में जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो तब हम जब उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे तब हम साथ साथ एक एक दो चीज़ मजीद ऐड करते जाएंगे, क्योंकि एकदम से जब बर्डन डल गया तो वो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को लेके चलना, उन चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, कैपिटल रिसीव, कैपिटल का मैंने आपको जो है वो सिंपल एक वर्ड में बता दिया। कैपिटल वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की, आप बिजनेस के अंदर लेकर आए, वो आपका कैपिटल है जी। आज मैं शुरू हुआ, मैंने जो है 5 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, ये 5 लाख क्या मेरा कैपिटल है। कल मैंने जो है वो 10 लाख बिजनेस में ला के डाल दिया, अब मेरा 15 लाख जो है वो कैपिटल है। ठीक है, जितना मैं बिजनेस में लाता जाऊँगा उतना जो है वो मेरा कैपिटल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम लोग जो है फिजिकल क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेंगे फिर हम इस चैप्टर पे वापस आएंगे, इसके MCQs को भी जो है वो देखेंगे, इसको कंप्लीट डिटेल में जो है हम लोग देखना शुरू करेंगे। अब चैप्टर 2 पे आ जाओ आप। ठीक है, चैप्टर 2 जहाँ से हमने एसेट लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन को देखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेज नंबर पे आप आ जाओ इसके 26। हाँ 26 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरे जहन में क्वेश्चन क्या आया कि भाई मुझे पता चले कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरे पास लॉस कितना हो रहा है, मैं क्या चीज़ कहाँ से कितनी कमा रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। तो इसके लिए अभी आप अकाउंटेंट नहीं हो, अभी आपको कुछ नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कोई आम सा बंदा जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पढ़ के बैठा हुआ है उसको ये तो पता ही होगा ना कि अब भाई मैंने आज 10 रुपये की सेल की, वो एक पेज पे लिख लेगा 10 की सेल की, 25 की सेल की, 10,000 की सेल की, वो एक पेज पे लिखना शुरू कर देगा ये मैंने सेल करना शुरू कर। ठीक है, फिर वो खर्चे दे रहा है,
दूसरे कागज के ऊपर वो लिखना शुरू कर देगा जी मैंने खर्च दिया। आप जब स्टेशनरी पे जाओ तो आपको खाता बुक के नाम से एक बुक मिलती है, जितने जो हैं आपके मुंशी वगैरह ये पहले खाता बुक के ऊपर लिखते थे, अब तो जरा स्टैंडर्ड नाम आ गया, ठीक है। तो खाते बुक जी के जी। ऊपर लिख होते थे कि हमने जो है ना 10,000 रुपए की चीज़ खरीद ली, 20,000 की सेल कर दी, 15,000 रुपए जो है खर्चा कर दिया, ये चीज़ कर दी। घर रात को जाने से पहले वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेटर के ऊपर टोटल करते थे, सेल आई मतलब पैसे आए, इसको जमा कर दिया, एक्सपेंस किया मतलब यहाँ से 10,000 माइनस कर दिया, सैलरी दी 10,000 माइनस कर दिया, ठीक है, ये खर्चा किया 10,000 माइनस कर दिया। तो सेल उनका बेसिकली क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, सेल ही उनका सोर्स हुआ जहाँ से उनको पैसे आने थे। और पैसे गए गए किन सोर्सेज से, एक्सपेंस की सूरत में पैसे गए, खर्चे की सूरत में चले गए, सैलरी दे दी उसकी सूरत में चले गए, कुछ चीज़ खरीद ली बिजनेस के लिए अगर वो कोई भट्टा वगैरह है उसके लिए ईंटों का सामान लाना, वो मट्टी वगैरह ये वो खरीदना है तो उसके लिए कोले वगैरह खरीदने हैं तो वो खरीदने के लिए जो पैसे दे दिए वो। तो सोर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू ही सोर्स हुआ बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने, बकाया उसने एक्सपेंसेस वगैरह दे दी। तो रात को वो कैलकुलेटर पे बैठेगा, टोटल वगैरह करेगा कि हाँ भाई मैंने इतने पैसे देने थे, इतने पैसे मैंने दे दिए, तो वो कहेगा ठीक है जी ये मुझे प्रॉफिट हुआ। अब जब हम भी सोचेंगे, हम भी बैठेंगे, हम कहेंगे अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इस बिजनेस को समझने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट बनानी है। तो हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, वही खाते को लिखने की, एक्सपेंस को लिखने की, उन चीज़ों को लिखने की हमारे पास कितनी स्टेटमेंट आ गई, 5 स्टेटमेंट आ गई। पहली जो हमारे पास आई वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम किससे कहेंगे, SOFP भी कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट एब्रीवेशन अगर हम इसकी डिस्कस करना चाहें तो SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद हमारे पास आ गई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SOCI, ठीक है, SOCI, जिसे हम लोग जब स्पीड अप में जाएंगे तो हम जो है फिर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जब हम कहना शुरू करेंगे, ये SOFP बना रहा हूँ, ये मैं SOCI बना रहा हूँ, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल में आपसे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट पूछेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। इन 2 को हम देखेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है। जब हम इसके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हमें समझ आ जाएगी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसकी डेप्थ में जान ना, जरूरत है आपको नाम याद करने की, क्योंकि जब आप रोज इसी के क्वेश्चन करने, तो रोज क्वेश्चन करोगे तो आपको रोज इसका नाम याद हो जाएगा। तो अभी ये रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं बैठ के, अभी सिर्फ जो आपको मैंने काम बताया कि वो आपने जो पहले 3 हमने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और वो जो कंपनी पढ़ा है, सिर्फ उसको आपने देखना है घर जाके, ठीक है, उनको आपने डिटेल में डिस्कस करना है, इसको आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको खुद बता दूंगा। तो 5 स्टेटमेंट है बेसिकली। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, उसकी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि हमारे पास, तो हम 5 स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जहाँ पे हमें बताएगा कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने लोगों के पैसे कितने देने। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हमें बताएगा कि प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है जो कि हमारे सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये भी हमसे रेलेवेंट नहीं है। नोट्स टू द अकाउंट ये भी हमसे रेलेवेंट नहीं है। ये 5 स्टेटमेंट जो है बनती हैं। जब FR1 में जाएंगे, FR2 में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये 5 स्टेटमेंट भी आएंगे आपको कंप्लीट डिटेल में, जो है वो R2 में जाके जो है रिपोर्टिंग का जो पेपर 2 है वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल से पता चल जाएगा कि ये 5 स्टेटमेंट क्या हैं और ये किस तरह जो है वो चलती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम डिस्कस करें, अब मैं जो है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसमें एक चीज़ आती है एसिड। एसिड क्या है? Acid is a something that entity owns a resource that it control। ये यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये मैं आपको आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ। Acid is a something that entity owns a resource that it controls or something that it owes। अब डेफिनेशन को टुकड़ों में कर लेते हैं। Acid is something that entity owns। Acid वो चीज़ है जो एंटिटी की, बंदे की अपनी होती है। Acid is something that it owns a resource that it controls। वो रिसोर्स जिसको वो कंट्रोल कर सकता हो। भाई घर में बाइक खड़ी है, बाइक अब्बा जी की है, अब्बा जी के कंट्रोल में, यूज आप भी करते हो। आप ये नहीं कह सकते कि बाइक मेरा एसिड है, बाइक अब्बा जी का एसिड है, अब्बा जी ने खर्चा किया, बाइक अब्बा जी ने लिया, हाँ यूज आप कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, एसिड के ऊपर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। आप अब्बे की इजाजत के बगैर बाइक लेके निकल नहीं सकते, आप अब्बे की इजाजत के बगैर बाइक जाके बेच नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या, एसिड इज समथिंग दैट एंटिटी ओन्स, आपके अपने नाम पर हो। रिसोर्स दैट इट कंट्रोल, आप उसे कंट्रोल करते हो। और वो चीज़ जो आपने ओव की हो, उधार ली हो किसी से, ठीक है, वो भी आपको कंट्रोल करते हो, वो भी चीज़ें आपकी जो है कंट्रोल के अंदर है। तो ये एसिड की डेफिनेशन है। इसको दोबारा जो है वो डिटेल में रिवाइज करते हैं। एसिड इज अ समथिंग दैट एंटिटी ओन्स,
रिसोर्स दैट इट कंट्रोल और समथिंग दैट इट ओव्स। आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, या जो यहाँ पे लिखी है एसिड रिसोर्स दैट इज कंट्रोल और समथिंग दैट इट ओव्स, आप इस डेफिनेशन को जो भी है जो है कंप्लीट डिटेल में जो है वो याद कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेफिनेशन को सिर्फ जो है वो ओवरव्यू लेना है, समझना है, डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, आएगी नहीं। अब मैं जो हूँ आप एसिड को जो है वो डिस्कस करना शुरू करता हूँ। हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास घर में कौन कौन से एसिड हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे घर की जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, जो बना हुआ है, वो हमारा एसिड है। अब अकाउंटिंग में जो है एसिड को किस तरह अकाउंटिंग वाले जो है वो डिफाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने आज एक चीज़ खरीदी, 10 लाख की आपने खरीद ली, आप आज 10 लाख उस चीज़ को एक्सपेंस नहीं कर सकते। भाई क्यों एक्सपेंस नहीं कर सकते? वो कहेगा आप इसको 10 लाख की खरीद के लाए हो, आप इसको आज ही तो ख़त्म नहीं कर लोगे यूज़ करके, आज ही तो सारा यूज़ नहीं कर लोगे, इसको आप 10 साल 15 साल 20 साल यूज़ करोगे। आप कहोगे हाँ आपकी बात में दम है कि मैंने इसको 10 साल 15 साल, तो कहेगा भाई जितने साल यूज़ करोगे उतना उसको एक्सपेंस कर लो। अगर हम आज शुरू हुए हैं, 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की और मैं कहूँ कि मैंने 10 लाख एक्सपेंस आउट कर दिया, तो मुझे पहले साल तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, मेरी स्टेटमेंट में कोई प्रॉफिट आएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख की मैंने मशीन ली, 10 लाख की मैंने एक्सपेंस कर लिया, 10 लाख की तो मैं सेल नहीं करूंगा ना पहले साल, अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ आप सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि मैं जी मशीनरी खरीदने जा रहा हूँ। 10 लाख की आपने मशीनरी खरीद ली, मशीनरी आप लेकर आए, आप एक्सपर्ट भी लेकर आए, हाँ भाई ये मशीनरी कितने साल चलेगी? वो कहता है भाई ये मशीनरी 10 साल चलेगी। आप उसे कहोगे ठीक है ये मशीनरी 10 साल चलेगी, तो मैं 10 साल इसको जो है एक्सपेंस आउट करता हूँ। पहले साल मैं कितना करूंगा? 1 लाख रुपया, 1 लाख ही करूंगा ना। हेलो जी जी जी। अच्छा, पहले साल मैं कितना एक्सपेंस आउट करूंगा? 1 लाख। दूसरे साल पे आ गया, दूसरे लाख भी मैं 1 साल करूंगा। अब मेरे पास मशीन रह कितने की गई? 8 लाख की रहेगी। 2 सालों बाद अगर मैं खड़ा हूँ, मैं 2 साल बाद खड़ा हूँ किसी जगह के ऊपर और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मशीन कितनी रहेगी, मैं कहूँगा जी मेरे पास 8 लाख की मशीन रहेगी। अब मैं आ गया 5वें साल, 5वें साल अगर मैं पूछूं मेरे पास कितने की मशीन रहेगी, तो 5वें साल कितने की रह जाएगी मेरे पास मशीन? 5वें साल हमारे पास मशीन कितने की रह जाएगी? अगर 10 दो लाख साल में वो की। दो साल में वो 8 लाख की हो गई है, तो फिर 5 साल में 5 लाख की हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, यही चीज जो है आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। चीजों को डेप्रिशिएट करना, ये क्या है? डेप्रिशिएट करना, मतलब कमी हो रही है। एक्सपेंस। हाँ कमी हो रही है। तो एसिड क्या है? एसिड हमने देखा कि जब हम एसिड खरीद के लाते हैं तो हमें अकाउंटिंग वाले कहते हैं भाई ठहर जाओ, इसको एक्सपेंस नहीं कर सकते, इसको तुम रिकॉर्ड करो अपना एसिड, और एसिड को करो हर साल के हिसाब से डेप्रिशिएट, कि आज मैंने इस साल जो है ये 10,000 का यूज़ हो गया, 10,000 का उसको उसकी वैल्यू में से कम कर दो। अब जब हम अपनी बुक्स में खड़े होंगे, वहाँ पे हमारा जो हेडिंग आ रही होगी एसिड, एसिड के नीचे हमने लिखी होगी मशीनरी, तो ईयर 5 के ऊपर हम मशीनरी वहाँ पे लिख रहे होंगे 5 लाख की, वहाँ पे 10 लाख की मशीनरी नहीं लिख रहे होंगे। क्यों? 5 लाख की हम एक्सपेंस आउट 5 कर साल यूज चुके हो हैं। गई। हाँ 5 साल यूज होगी, 5 साल, बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जहाँ डेप्रिसिएशन में भी हम जाके जो है इन्हीं चीज़ों को जो है वो लेके चलेंगे, इन्हीं चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब आप एसिड लेकर आए, अब ज़रूरी तो नहीं है एसिड ने 10 साल चलना है। एक एसिड जो है वो चलता है 5 महीने। आप लेकर आए हो जी स्टेशनरी के डब्बे लेकर आए हो, ये डब्बे स्टेशनरी के, जैसे हम बिजनेस में चल रहे हैं जी, अकाउंटेंट वगैरह काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं 10,000 रुपये के पेन लाया हूँ, 10,000 के पेन कितनी देर चलने हैं जी? 5 महीने चलने हैं। तो अब क्या है, एसिड की लाइफ कम भी हो सकती है, एसिड की लाइफ ज़्यादा भी हो सकती है, उसके यूज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर हमें देगा, वो 10 माह दे रहा है, वो हमें 5 माह दे रहा है, वो कितनी देर दे रहा है। अगर तो उसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है तो करंट एसिड है, सिंपल। करंट एसिड क्या है? ठीक है। अगर एसिड की अगर लेस लाइफ देन वन लेस ईयर देन, है। हाँ विद इन 20 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, जब हमने उसको खरीदा, अब से अगर हम हिसाब लगाएं, अगर 12 माह के अंदर अंदर वो एसिड खत्म हो जाता है तो वो हमारा करंट एसिड है। जब हम एसिड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी कि अपनी SOFP में लिखेंगे, तो वहाँ पे हम ऊपर हेडिंग देंगे एसिड, नीचे हम लिख रहे होंगे नॉन करंट एसिड, करंट एसिड। तो ये कहाँ पे जाएगा वो वाला ठीक है। एसिड? वो एसिड करंट एसिड में चला जाएगा। ठीक है, करंट जब एसेट हम, जाएगा। हाँ करंट एसिड में वो चुप करके चला जाएगा, वो कहेगा ठीक है जी मेरी लाइफ कम है, तो मैं सिर्फ उस जगह पे जाऊंगा जहाँ से मैं रिलेट करता हूँ, वो करंट एसिड के अंदर चला जाएगा। अब अगर लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हुई, ठीक 1 है, ईयर है। जैसे अभी हमने मशीनरी की बात की जिसने 10 साल चलना है, तो हम कहेंगे जी आप मशीनरी तो 10 साल चल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी लाइफ ज़्यादा है, ये करंट नहीं हो सकती, तो हम नॉन का लफ्ज़ लगा के कहेंगे ये नॉन करंट एसिड है।
इसकी लाइफ जो है वो 12 माह से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर अब हम जो है घर की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमारे पास करंट एसिड है, कौन सी चीज़ नॉन करंट एसिड है। सबसे पहले जी हम चले जाते हैं किचन के अंदर। किचन में हमारे पास जो है जूसर मशीन पड़ी हुई है। जूसर मशीन करंट में आएगा, नॉन करंट में आएगा? जूसर मशीन हमारे पास नॉन करंट एसिड्स में आएगा, क्योंकि वो काफी देर चलता है, बिल्कुल सालों। बिल्कुल सेम सेम यही चीज़ें लेके चलते। अब हम नीचे आगे गैराज में हमारी बाइक खड़ी है, हम कहेंगे भाई ये करंट है, नॉन करंट है? नॉन करंट। नॉन करंट है। लेकिन अगर हम आ जाएं अपने, लेट्स सपोज हमारा मोबाइल है बिल्कुल घटिया हालत में चला चुका हुआ है, हमें पता है उसने 2-3 महीने जाना है, अब वो कहाँ पे आएगा? करंट एसिड्स में। करंट एसिड में आएगा। तो इस तरह आपने चीज़ों को सोचना है। अभी आपने जब घर में बैठना है, आपने ऐसे ही जो है ना अकाउंटिंग की वर्डिंग स्टार्ट कर देनी है आपने घर में अपने आप से। आप बैठे हुए हैं, हाँ भाई ये सोफ़ा करंट होगा, नॉन करंट होगा? सोफ़ा नॉन करंट होगा भाई, ये 2 साल नॉन साल से करंट। ज़्यादा जाना। हाँ हाँ भाई ये मेरे सामने हमारी लैपटॉप। फूड, फूड। जो खाने पीने की चीजें हैं जो, वो करंट एसिड्स में आएगा, तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। हाँ वो जल्दी कंज्यूम। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। जब हम लोग नए नए थे, हम लोग जो हैं वो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो हम यार दोस्त जब बाहर वो बरकत मार्केट में खाना खाने गए, तो हम लोग यही कहते होते थे, यार ये अब तूने खाना खा लिया है, ये तेरा एसिड बन गया है, ये तेरी बॉडी को अब एनर्जी देगा। हम लोग यूं यूं हाँ डिस्कस करते होते थे बैठ के। हाँ भाई ये रोटी आई है, ये रोटी इस दुकानदार के लिए क्या हुई? वो कहेगा जी ये इसके लिए रेवेन्यू है, या ये रोटी ये लाया है, रेवेन्यू। हम इसको खाएंगे, हम इसको खा के एनर्जी लेंगे, ये हमारे लिए करंट। हम इस तरह की बातें करते होते थे यार दोस्त बैठे हुए। हाँ भाई करंट एसिड क्या हुआ? इस तरह काउंटर क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे। अब तो फिजिकल क्लासें नहीं हो रही ना, तो अभी आपने अपने आप से खुद जी। क्वेश्चन करना। आप बैठे होगे, आप घर में देख रहे होगे कि ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये करंट है, नॉन करंट है, ये पीसी, ये 1 से 2 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये पता करने की ये चीज़ करंट है कि नॉन करंट है। आप देखोगे ठीक मशीनरी, है। हाँ भाई करंट है, नॉन करंट, ठीक है। तो करंट और नॉन करंट ठीक। चीज़ों को जो है वो डिटेल में। अब अगर हम इसकी नीचे एग्जांपल देखें, तो इसने एग्जांपल में नॉन करंट ने बताया हुआ कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक दिन में ख़त्म नहीं होती, प्रॉपर्टी साल साल चलती है, प्रॉपर्टी, प्लांट, जी। इक्विपमेंट। इनटेंजिबल का यहाँ पे इसने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ। भाई इनटेंजिबल क्या चीज़ें होती हैं? तो इसको जो है हम डिटेल में देखेंगे कि टेंजिबल क्या होती हैं, इनटेंजिबल क्या होती हैं। अभी सिर्फ इतनी सी बात टेंजिबल। समझ लो, कुछ चीज़ें होती हैं आपके पास फिजिकल जिनको आप छू सकते हो, कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं छू सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन जुबान में वो चल रही हैं। लेसेंस, लेसेंस की अगर मैं बात करूँ, कागज़ का टुकड़ा तो है, लेकिन मैं आपको कहूँ मुझे लेसेंस निकाल के दो। अपना एक्सपीरियंस तो नहीं आप निकाल के दे सकते कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं उसका एक्सपीरियंस आपको हाथ में रख दूँ, ये एक्सपीरियंस है जी, ये जी। एक्सपीरियंस डाउनलोड करके आप अपने अंदर डाल लो, आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें इनटेंजिबल और टेंजिबल की कैटेगरी में आती है, ठीक है, जिसको हम IAS 37 के अंदर कंप्लीट डिटेल में जाके R2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल गुड्स है, ठीक है। तो हम इसको देखें। ठीक अब ठीक है। हम्म, अब जब हमने एसिड समझ लिया, हमें समझ आ गया एसिड क्या है, तो हमने देखा जी एसिड ये चीज़ है। एसिड के अंदर करंट एसिड भी होते हैं, एसिड के अंदर नॉन करंट एसिड भी होते हैं। इसी तरह सेम हम देख लेंगे लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी क्या है? उधार। लाइबिलिटी इज एन अमाउंट दैट एंटिटी ओव्स टू अनदर पार्टी। मैंने आपसे 10,000 रुपया उधार लिया, मैं लाइबल हूँ, इंग्लिश में लफ्ज यूज करते हैं ना, मैं लाइबल हूँ आपको 10 रुपये पे करने, 10,000 रुपया पे करने के लिए। आप कल को आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, भाई तूने 10,000 रुपया देना है, क्यों? क्योंकि मैं लाइबल हूँ आपको 10,000। वहीं से लफ्ज निकल गया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब मैंने आपके पैसे देने। अ लाइबिलिटीज एन अमाउंट दैट एन इंडिविजुअल ओव्स टू अनदर पार्टी। मैंने उधार लिया हुआ है किसी और पार्टी से, कल को वो पार्टी आके मुझसे सवाल कर सकती है कि भाई मेरे पैसे दो, ठीक है। अब हम चले जाते हैं जी उधारात की तरफ, कि इसमें भी जो है जो पैसे मैंने 12 माह के अंदर अंदर देने हैं वो करंट है, जो पैसे मैंने 12 माह से ज़्यादा देने हैं वो नॉन करंट है। मैं दुकान पे गया, मैंने वहाँ से जो है एक बंदे को कहा कि जी मुझे चीज़ उधार के ऊपर दे दो, मैं तुम्हें जो है साल बाद इसके पैसे देता, मैं हर माह जो है इतने पैसे दूंगा, 2 साल तक मैं इसके पैसे देता रहूँगा। तो ये लाइबिलिटी कहाँ पर जाएगी? ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, किसी दुकानदार से राशन खरीदा है जिसको मैं यकम को पैसे देता हूँ जाकर, तो ये मेरी क्या है? करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि विद इन 12 मंथ के अंदर करंट। अंदर मैंने इसको जाके जो है वो पैसे दे देने, और मैंने इसको कहना है कि भाई ये आपके 12,000 रुपये या आपके 13,000 रुपये जितने भी मैंने उसको देने वो। तो ये क्या हो गया? हमारे पास करंट लाइबिलिटीज होगी और हमारे पास आ गई नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब जब हम किसी से पैसे लेते हैं, एक तो हम उसमें लफ्ज यूज करते हैं कि भाई ये मैंने से पैसे लिए हैं, ओ उधार लिया है। कभी कभी हम ये भी तो कहते हैं मैंने फलां बंदे के पैसे देने हैं, पेबल्स है मेरे, पे करने हैं मैंने इसको पैसे।
इंग्लिश का लफ्ज यूज करते हैं ना कि मैंने बंदे को पैसे पे जी करने जी। हैं, मतलब पेएबल से निकलेगा, पे से निकल गया पेएबल्स, ये बंदे ने इसको पैसे देने हैं, पेएबल्स हैं इसके। तो अकाउंटिंग में हम एक लफ्ज ये भी यूज करेंगे कि ये ट्रेड पेएबल्स हैं, हमने इस बंदे के पैसे देने हैं, सप्लायर से चीजें परचेज की हैं, सप्लायर को पैसे देने, सप्लायर हमारा क्या पेएबल है, सप्लायर हमारा पेएबल है। हम उसको कहेंगे कि भाई जब हम अकाउंटिंग के अंदर अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे, अकाउंट्स के अंदर हम एक अकाउंट बनाएंगे पेएबल्स का, जहाँ पे हम लिखेंगे हमने असलम के पैसे देने 10,000, हमने सलीम के पैसे देने 10,000, हमने अहमद के पैसे देने 10,000, तो वो हमारे क्या होंगे, पेएबल्स हो जाएंगे। बैंक पेबल। से हमने हाँ बैंक से हमने लोन लिया, अलाइड बैंक से लोन लिया, अलाइड बैंक हमारा पेएबल हो गया। मेरान बैंक से लोन लिया, मेरान बैंक हमारा पेएबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह अगर मैंने जी जो है नेट का बिल लगाया, नेट लगाया हुआ अपने घर में, नेट वाले को मैं कहता हूँ यार इस महीने पैसे नहीं, हालात बहुत टाइट है, तू कल परसों आ जाए, या तू महीने बाद आ गया अगले महीने के साथ दे दे। अब एक महीने का बिल वो जाके क्या लिखेगा, अपने उधर कॉपी के ऊपर लिख लेगा, भाई ये मोहसिन साहब के पेबल्स हैं एक महीने का बिल। अगले महीने आएगा वो अपनी कॉपी खोलेगा, कहेगा भाई आपने पैसे पे करने से आप लायबल हो। मैं कहूँगा हाँ भाई तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है कि मेरी लाइबिलिटी है तुझे पैसे पे करना, तो ये तेरे जी पिछले महीने के जितने भी बिल बनते हैं वो और इस महीने का बिल मैं उसे पे कर दूँ। तो अब हम देखना शुरू करेंगे, अब हम अपने रोजमर्रा लाइफ के साथ इस एग्जांपल को जो है वो कंपेयर करना शुरू करते हैं। हम घर में बैठे हुए हम सोच रहे हैं जी लाइबिलिटी क्या है, हाँ भाई मैंने अपने फलां दोस्त से पैसे लिए, कितने माह में देने हैं जी, मैंने इसको 3 माह में देने, करंट लाइबिलिटी हो। फलां दोस्त से पैसे लिए हैं, कितने माह में देने हैं जी, 12 माह बाद देने, ठीक है जी, नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। अब्बू ने फुप्पो से उधार लिया, अब्बू ने कितनी देर बाद देना है, फुप्पो को साल बाद देना है जी, नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। फुप्पो ने अब्बू से उधार लिया, 12 माह बाद, 12 माह के अंदर अंदर देना है, ठीक है। फुप्पो ने वादा किया मैं अपने बेटे की करंट शादी लायबिलिटी। करके, हाँ बेटे की शादी करके दिसंबर में आपको पैसे दे दूंगी, 12 माह के अंदर अंदर फुप्पो ने पैसे देने, लो जी करंट लाइबिलिटी होगी। अब फुप्पो लायबल हैं पैसे देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हम लाइबिलिटीज को जो है वो लेके चलेंगे। तो एसिड की डेफिनेशन याद कर लेनी है, बुक वाली करनी है, बुक वाली नहीं तो एसिड इज समथिंग दैट एंटिटी ओन्स अ रिसोर्स दैट इट कंट्रोल्स समथिंग दैट इट ओन्स, ये याद कर लो। अपनी वर्डिंग में याद करनी है, अपनी वर्डिंग में याद कर लो। करंट एसिड नॉन करंट एसिड को सिंपल एक लाइन में आप लिख सकते हो कि जिस जो विद इन 12 मंथ के अंदर है वो करंट एसिड है, जो 12 मंथ से बियॉन्ड है ज्यादा है वो नॉन करंट एसिड है। सिंपल आप इसको जो है डिवाइड करके लिख सकते हो। लाइबिलिटीज में भी इसी तरह आप लाइबिलिटीज की यहाँ बुक के अंदर बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, लायबिलिटी इज अमाउंट दैट द एंटिटी ओव्स टू अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी से लेती है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को जो हम वहाँ पे लिख देंगे कि ये मेरी ये लायबिलिटी की है। अब हमें पता चल गया जी कंपनी में एसिड है, कंपनी में लायबिलिटीज भी होती हैं, क्योंकि कंपनी जब खड़ी हो गई तो ज़रूरी तो नहीं है कंपनी में सारे पैसे मैं ही लेकर आ गया, कभी कभी मैं बैंक से लोन भी ले लूँगा, कभी कभी मैं अपने दोस्त किसी यार दोस्त से लोन ले लूँगा, कभी कभी मैं अपनी फैमिली मेम्बर से लोन ले लूँगा। तो लोन ले लिया लायबिलिटीज़ में चला गया, अब मैंने कोई चीज़ खरीद ली एसिड में चला गया। भाई जो मैं पैसे लेकर आया वो कहाँ गए, सवाल पैदा हो गया ना, जो मैं पैसे लेकर आया वो कहाँ जाएंगे। वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि वो जाएंगे कैपिटल में। हम सिर्फ आज इतना समझेंगे कैपिटल में जो चीज़ें जाएंगी वो क्या है, हमारी चीज़ें हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो कैपिटल का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट क्या की है। होता है, हाँ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटी। हम कैपिटल का इक्विटी। दूसरा नाम हाँ इक्विटी भी कह सकते हैं। तो इक्विटी वो चीज़ें हैं, अभी सिर्फ समझने के लिए कि हम इतना लेके चलते हैं कि इक्विटी वो चीज़ें हैं जो हमसे मैटर करती हैं, जो चीज़ें हमारी क्या हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की है। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया हमें पता चल गया जी इन्वेस्टमेंट जो हमने की वो हमने भेज दी इक्विटी में, चीज़ जो खरीद के लाए वो हमने भेज दिया एसेट में, उधार किसी बंदे से लिया वो हम कहाँ भेज देंगे, लाइबिलिटीज़ में। लायबिलिटी। हाँ एक्सपेंस हमने किया वो हम कहाँ पे भेज देंगे, एक्सपेंस में। और जो हमें पैसे उससे आएंगे चीज़ों को सेल करके वो कहाँ चले जाएंगे, जो चीजों को सेल कर देंगे हम, हाँ उसके वो पैसे जो आएंगे हमारी, वो कहाँ जाएंगे, जो चीजों रेवेन्यू को में। हम सेल कर देंगे एसेट्स, एसेट्स नहीं नहीं रेवेन्यू के अंदर चले जाएंगे हमारे। रेवेन्यू, चीजें चीजें जब सेल कर देंगे तो बुक में नहीं रहेंगी, एसिड नहीं रहेगा, वो सेल होगी वो रेवेन्यू में आ जाएगा। हमने 5 चीजें आज पढ़ी, उसको समझा कि हमें कौन सी चीज कहाँ पे। बिजनेस आज हम खड़े हुए, मैं जाता हूँ मशीन लेकर आता हूँ, मशीन कहाँ पे जाएगी, मशीन एसेट्स में। मशीन के लिए जो पैसे लगाए मशीन वो, वो बैंक से लेंगे, वो हमारे जो हैं क्या कहते हैं रेवेन्यू से जनरेट होंगे। नहीं, वो इक्विटी से, इक्विटी क्योंकि हमारा वो कैपिटल है, कैपिटल ओनर्स ने लगाया, तो वो हमारे जो हैं वो जो है वो वहाँ से चीज़ें कैपिटल में। खरीदेंगे और वो हाँ कंपनी में एसेट्स आ जाएंगे। फिर हाँ उसके बाद सही। अगर बैंक से लोन लेंगे तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, फिर जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो रेवेन्यू हो जाएगा।
और एक और चीज़ रह गई एक्सपेंस हमारा, और जो एक्सपेंसेस यानी वो अखराजात हमारे होंगे, बिजली के बिल पे करने हैं फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे एक्सपेंसेस में दे देंगे। बिल्कुल ऐसे घर बैठना है, दो चार एग्जांपल लेनी है, उनको फिट करना है। ये एसेट में दफा हो गया, ये लायबिलिटी में चला गया, ये एक्सपेंस में चला गया। रेवेन्यू क्या, सेल है। प्रॉफिट आता है जब एक्सपेंस लेस होते हैं ना, तब प्रॉफिट आता है। रेवेन्यू सेल होती है, उसमें से एक्सपेंस लेस होते हैं, फिर हमारे पास प्रॉफिट आता है। अभी जो है इन चीज़ों को इस तरह समझेंगे। अब सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, जहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी कि एसिड का जो टोटल है वो इक्वल आता है लाइबिलिटी और इक्विटी के। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई कि एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अगर हम इस इक्वेशंस को जो है लिखना शुरू करें, तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मेरे एसिड है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। सी से या ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं कैपिटल या इक्विटी को, प्लस कर देता हूँ मैं लाइबिलिटी से। अब लाइबिलिटी। इस इक्वेशन से अगर मैं आपको कहूँ कि आपने लाइबिलिटी निकालनी है, तो आप लाइबिलिटी को यहीं पे रहने दोगे, एसिड में से ठीक है, लेस कर दोगे आप कैपिटल को। एसिड माइनस इक्विटी या कैपिटल कैपिटल। इज इक्वल टू लाइबिलिटी। हाँ, तो ये आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी। यानी कि इस फार्मूले से आप एसिड भी निकाल सकते हो, इस फार्मूले से आप कैपिटल भी निकाल सकते हो, इस फार्मूले से आप और लाइबिलिटी, दो, लाइबिलिटी। हाँ, दो चीजें अगर आपके पास होंगी तब आप इस फार्मूले को यूज करके यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। अगर मेरे पास एसिड मौजूद है तो इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, एसिड और लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं तो मैं कैपिटल की वैल्यूज निकाल लूंगा। अगर मेरे पास तीनों हैं तो तीनों इक्वेशंस को मैं जो है वो ड्रॉ करता जाऊंगा। अब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्यों किया? क्योंकि जो भी चीज़ आप खरीद के लाते हो, या तो आप ऑनर इन्वेस्ट करता है या उधार लेता है, दो ही सोर्सेज से आप चीज़ें लाते हो। जो ऑनर इन्वेस्ट करता है वो कहाँ चला गया, वो कैपिटल में चला गया। जो आप उधार से वो चीज़ कैपिटल। खरीद के लाया वो कहाँ से आ गई, लाइबिलिटी से आ गई। इसका लाइबिलिटी। मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दो एसिड को लाने के लिए दो ही चीज़ें हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज। मतलब एसिड लाइबिलिटी। इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस इक्वेशन को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो इक्वल के उस तरफ भी वही वैल्यू आएगी, इक्वल के उस तरफ भी वही वैल्यू आएगी। मतलब इक्वल के दोनों बैलेंस करना। साइड, हाँ, बैलेंस करना है। इक्वल के दोनों साइड पे हमेशा सेम वैल्यू आएगी। अगर इस साइड पे प्लस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो रहा होगा, अगर इस साइड पे और उस साइड पे, दोनों साइडों पे आंसर जो है वो हमेशा एक आएगा। तो इस बात से हमें ये पता चला कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ पे उसने इक्विटी को निकाल के दिखाया। इक्विटी को कैसे निकाला, एसिड माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। ठीक है। ठीक है, हमने लायबिलिटी को निकाल के दिखाया था। तो इंशाल्लाह जो है हम एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इसे जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं और इसे जो है वो, इसकी एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज सिर्फ हम बस इसकी एक हल्की सी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह डेप्थ के अंदर फिर जब हम आस्ते आस्ते इसको लेके चलेंगे तो फिर हम इसकी डेप्थ में जो है वो जाना शुरू करेंगे और फिर इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। अब मैं आपसे अगर डिस्कस करूं कि हम जो हैं मशीन लेकर आए हैं 10,000 रुपये की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी 10,000 रुपये की मैं मशीन लेकर आया हूँ, जो कि मैंने एसिड के नीचे लिख दी, इज इक्वल डाला। 10,000 की मशीन कहाँ से आई? आपके पास फ़ौरन सवाल खड़ा हो जाएगा, या तो ये मशीन ऑनर लेकर आया है अपनी जेब से, पॉकेट से पैसे निकाल के दिए, आप कहोगे हाँ, ठीक है। या तो ये मशीन किसी बंदे से उधार लेकर आई है। दो ही बाहर सवाल लेके। पैदा होते हैं। हाँ, अगर तो कैपिटल में से आया, आप यहाँ पे 10,000 रुपया लिख दोगे, ठीक है। ठीक है। और ठीक अगर है। किसी बंदे से उधार में आया तो आप लाइबिलिटी में 10,000 रुपया लिख दोगे। जहाँ लाइबिलिटी से में भी, 10,000। जहाँ से भी ये चीज़ आएगी वहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि ये चीज़ हमारे पास 10,000 की आ गई। अब हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन लेवल है, 10,000 यहाँ पे भी पॉजिटिव क्या, 10,000 यहाँ पे, पढ़ले की ये साइड भी बराबर है और पढ़ले की वो साइड भी, मतलब वो इक्वलिटी है। दूसरी साइड। हाँ, ये इधर हम दे देंगे कि इधर हम लिख देंगे डेट, कि जी ये 1/1/2020 को जो है ये चीज़ हमारे पास आई है, जो कि कितने की है, 10,000 रुपये की है यहाँ पे, और 10,000 रुपये की यहाँ पे। हमारे पास एस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप, एक साल गुजर गया, इसकी लाइव अगर हम लोग कह लेते हैं जी, लाइव इसकी 10 साल लाइव है, आसान लफ्जों में 10 साल इसकी लाइव है।
तो पहले हम सोचेंगे 10 साल लाइफ है, एक चीज़ ने 10 साल यूज़ होना है, तो हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि एक साल कितनी यूज़ होगी। तो हम कहेंगे एक साल 1000 रुपये की यूज़ होगी, तो आप कहोगे हाँ जी ठीक है, एक साल 1000 रुपये की यूज़ होगी। तो जब हम इसमें एंड पे आएंगे 31 दिसंबर को, 31/12 को जब हम आके खड़े होंगे, तो हम कहेंगे जी 1000 रुपये की ये यूज़ होगी, 1000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल से लेस होता है, तो यहाँ से लाकर हम कैपिटल से 1000 रुपया लेस कर देंगे। बुक में ये फॉर्मेट किसी और तरह है, तो जरूर, तो इससे कोई इशू नहीं है कि आप किस फॉर्मेट से कर रहे हो, असल इशू होता है आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो उसकी तरफ आपने जाना कि बुक ने क्या किया है, वो हर एक स्टेप के बाद उसे टोटल पे लेके जाता है, तो वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ही हमने 1000 रुपया यहाँ से भी लेस कर दिया, 1000 यहाँ पे से भी लेस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे हमारे पास 9000 रुपये की मशीन बच गई। जब हम 2021 में स्टार्ट हुए तो 9000 रुपये की हमारे पास मशीन बच गई होगी। कैपिटल में माइनस जो है वो हमारे पास 1000 रुपया आ रहा होगा यहाँ पे, और लाइबिलिटी हमने 1 रुपया भी पे नहीं की, लाइबिलिटी हमारी 10,000 रुपया आ रही होगी। लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे आ गई जी 10,000। अब आपका सवाल पैदा हो गया जी, अगला साल आ गया 2021 स्टार्ट हो गया, आप कहोगे जी 2021 स्टार्ट हो गया, मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइबिलिटी जो है मैं कम कर दूँ, इस बंदे को कोई ना कोई मैं पैसे पे कर दूँ। तो जब आप बंदे को पैसे पे करने जा रहे होगे, तो आप जब बंदे को पैसे पे करोगे, तो आप कहाँ से आएंगे पैसे, अपनी जेब से ही लाओगे ना। तो आप क्या एसेट्स को करोगे, बेचेंगे। हाँ एसेट्स को भी बेचा नहीं, अभी आप जेब से ही पैसे दे रहे हो सर। आप जेब से जब पैसे दोगे तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल 1000 रुपये का आ जाएगा, और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 1000 से लाइबिलिटी कम कर दो। अब मुझे बताओ इक्वल की दोनों साइडें बराबर हैं कि नहीं है, प्लस माइनस जीरो हो गया। बराबर जीरो हाँ होगा। इक्वल की दोनों साइडें बराबर हैं, प्लस माइनस जो है वो नेगेटिव हो। अभी अगर आपको जो है ये राइटिंग की क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड भी पड़ा हुआ मेरे पास। ठीक है। तो तो यहाँ पे हमने अब देखा कि अब हम जब इस स्टेप पे आए, इस स्टेप पे ये जो जिसको मैंने लाइन मारी है, इस स्टेप पे जब हम आए, तो इस स्टेप पे हमने गौर किया, तो हमने देखा कि हाँ भाई ठीक है, 1000 रुपया यहाँ से लेस हो गया, 1000 रुपया यहाँ से लगे, और काउंटिंग इक्वेशन जो है वो लेवल हो गई। अब लेवल हो गई है। हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज का बस हमने यही समझना है। आज हम अपने लेक्चर को जो है रिवाइज करेंगे, आखिरी 5 मिनट में हम क्या क्या करेंगे, अपने लेक्चर को जो है वो एक रिवीजन लेवल के ऊपर लेके जाया करेंगे, एक दफ़ा रिवाइज किया करेंगे। शुरू हो जाते हैं जी, हम पहले जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। सबसे पहले जी हमने पढ़ा कि जी एक बिजनेस होता है, बिजनेस जब स्टार्ट होता है, बल्कि आप रिवाइज करो ताकि आपकी जो है ना अच्छे से, जहाँ आप गलत करो मैं आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन दूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस, और बिजनेस पढ़ा था कि वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने। बिजनेस में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसके अंदर हमारे एसेट्स होते हैं और हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एक आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है बिजनेस की और कंपनी के अंदर, लेकिन और ये है कि ये प्रॉफिट जनरेट करता है। आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है इसकी। ये जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड्स की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को देता है, अपने इन्वेस्टर्स को देता है, पार्टिसिपेंट्स को देता है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है टू मेक प्रॉफिट। और फिर हमने ये देखा था कि ये प्रॉफिट किस तरह कमाता है, ये सब गुड्स को सप्लाई करता है और सर्विसेज को बेचता है अपनी। और फिर हमने ये देखा था कि सोल प्रोप्राइटर देखा था आगे। फिर हमने ऊपर पॉइंट्स में हमने ये भी देखा था कि ये जब प्रॉफिट कमाए इसी तरह जाता है कि हम रिस्क को एक्सेप्ट करें, उसका रिवॉर्ड ही हमें तब मिलता है। और फिर हमने ये देखा था आगे कि जो प्रॉफिट होता है वो उसके ओनर्स तक पहुंचता है, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो बिलोंग करता है उसके ओनर से, क्योंकि जिन्होंने वही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो मतलब ये कि वही जो है उसके रिवॉर्ड के भी हकदार हैं। फिर आगे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप देखी थी, और जिसको हम सोल ट्रेडर भी कहते हैं। उसमें आगे हमने देखा था कि इसके आगे पॉइंट्स थोड़े से बताए गए थे। उसमें ये था कि ये एक पर्सन सोल प्रोप्राइटर होता है, ये पर्सनली लायबल होता है और इसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, और ये जो डेट्स होता है वो खुद ही पे करेगा। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि कोई अगर कंपनी लिक्विडेशन में कोई फॉर एग्जांपल दुकान है वो यानी वाइंड अप कर रहे हैं उसको, तो जो अगर कोई उसके ऊपर कर्जा है तो वो खुद देगा, मालिक उसका खुद देगा, चाहे उसको घर का सामान भी बेचना पड़ जाए।
ठीक है। और आगे हमने देखा था कि जो प्रॉफिट जो सोल प्रोप्राइटर है, जो प्रॉफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आर ट्रीटेड एज इनकम, जो उसका प्रॉफिट है वो उसकी इनकम पढ़ना होती नहीं है। है, पढ़ना नहीं और है, आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट जो अभी हमने रिटेन किया उनको पढ़ना है आप घर में, ठीक है। अभी आपने जो लेक्चर लिया ना अच्छा उसको आपने रिवाइज करना। इससे क्या होगा, इससे जो है आपका एक तो माइंड जो है वो दोबारा जब उन चीज़ों को रिकॉल करेगा तो दोबारा वो आपके माइंड में जो है वो बैठेंगे। आप कभी गौर करना, आप जब पढ़ने बैठोगे, आपने लेक्चर लिया, उसको अगर 4 दिन बाद पढ़ोगे पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर उसको फ़ौरन लेक्चर लेते साथ ही फ़ौरन उसको रिवाइज करोगे, फ़ौरन पढ़ोगे, आप उसको 5 मिनट में जो है रिवाइज कर लोगे। तो जितना जितना आप ऐसे ही है। बाद में रिवाइज करोगे उतना उतना जो है वो आपको मुश्किल होगी। तो आपने कोशिश करना है, जब भी मैं आपको कहूँ ना कि अब ठीक है अब यहाँ से आप लेक्चर रिवाइज करना शुरू करें, तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है। मैं कहीं पे भी आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो ठीक आपने है। उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और इंशाल्लाह जो है हर 5 मिनट, जब लास्ट 5 मिनट में होंगे तो हम लेक्चर को जो है वो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे ये चीज़ बताएं क्यों, क्योंकि इससे जो है आपकी जब वो चीज़ रिवाइज होगी तो वो आपको बेनिफिशियल देगी। अब जो आप एसिड, लाइबिलिटीज और इक्विटी को जो है वो एक्सप्लेन करो। एसिड्स लाइबिलिटी, अच्छा एसिड्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं जो कि एक कंपनी ओ करती है, और वो उसको यानी कि उसको वो ऑन करती है, उसके उसके पास होते हैं एसेट्स, ठीक है। और ये एसेट्स तब आते हैं जब कंपनी में कैपिटल आता है, ठीक है। और ये जो फॉर एग्जांपल मशीनरी है हमारी, कोई प्लांट पड़ा हुआ है, कोई भी किसी किस्म का सोफाज हैं हमारे, चेयर टेबल्स जो भी, ये सब एसेट्स हैं। ये एसेट्स ये होते हैं कि जो कंपनी उसको ओन करती है, और ये यहीं तक था मेरे ख्याल से इसका हाँ, कॉन्सेप्ट एसेट्स का। ऑन करती है, उसकी ओनर होती और है, उसको उसको यूज बेच करती सकती है, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको सही। बेच सकती हैं, उसको हाँ उसको यूज कर सकते हैं हम, यूज करते हैं हम। बिल्कुल और जबरदस्त। ये एसेट था। और क्या, और दूसरी चीज लाइबिलिटी बताऊं? लाइबिलिटी। हम्म। लाइबिलिटी लाइबिलिटी हमारे पास ये थी, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी थी और करंट लाइबिलिटी थी। उसमें जो हमारी जो करंट लाइबिलिटी होती है वो ये होती है, वो करंट लाइबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म तक होती है, यानी विद इन 12 मंथ्स की लाइबिलिटी होती है। और जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, यानी कि वो एक्सटेंड करती है इनटू एक्सटेंड अप टू सेवरल ईयर्स के अंदर। ये हमारी जो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और उसके बाद एसेट्स में भी हमारे पास ये थे कि एक करंट एसेट्स थे, एक नॉन करंट एसेट्स थे। और यही वही वही बात आ गई इसमें भी, वो जो एसेट्स आप के पास होते हैं, जो आप उसको यूज करते हैं विद इन 12 मंथ्स, अगर वो खत्म हो जाएं या उनकी वो एक्सपायर हो जाएं या वट जो भी है, वो हमारे जो शॉर्ट टर्म तक चलते हैं वो हमारे एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक दरख्त लगाया, वो कई सालों तक उगता रहेगा और उसका हमें फल मिलता रहेगा, तो वो अगर एक कंपनी में अगर लगा हुआ है तो वो हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा। हाँ ठीक है। ये करंट और लाइबिलिटी दोनों हो गया, वो एसेट्स और इक्विटी को लाइबिलिटी भी। हो गई। इक्विटी इक्विटी वो होती है कि हमारी कैपिटल होती है, जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के अंदर जो पैसा लगाता है उसको हम इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। और इसको हम फाइंड आउट इस तरह करते हैं कि जो हमारी एक्सपेंस को हम प्लस करते हैं इसमें, और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, और साथ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, साथ ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, और रेवेन्यू को प्लस करते हैं हम इसके अंदर। तो हमारी इक्विटी और कैपिटल जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट का वर्ड वैसे यूज़ किया करो, बेटर है ठीक है। यहाँ पर इक्विटी में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब होमवर्क अपना नोट करो। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी के 3 3 पॉइंट लिखने, उसको नेट से लिखने, यहाँ के पॉइंट नहीं लिखने, ठीक है। ठीक है। या अपनी अपनी वर्डिंग में जो आपको समझ आया, अपनी वर्डिंग में उसके 3 3 पॉइंट जो हैं वो लिखने एक कॉपी के ऊपर, वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने। और आपने जो दूसरा ठीक है। काम क्या करना है, एसिड्स की एग्जांपल, करंट नॉन करंट की एग्जांपल आपने लिखनी है, 3 3 एग्जांपल या 2 2 एग्जांपल लिख लो। लाइबिलिटीज़ की 3 3 2 2 एग्जांपल लिख लो, ठीक है। उसके ठीक है। बाद आप जो है इक्विटी, इक्विटी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो, उसकी 1 2 एग्जांपल, इक्विटी की वैसे एग्जांपल तो नहीं बनेगी, लेकिन आप 1 2 लिख लो, लाइन ही लिख लो कि ये मैंने चीज़ खरीदी, ये इक्विटी में चली गई, ये मैंने चीज़ खरीदी, ये मैंने इक्विटी में चली, ये 1 2 एग्जांपल। उसके बाद आपने जो है कल इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक कंप्लीट प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। उसे जब हम लेके चलेंगे ना तो आपके मज़ीद जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई होते जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये होमवर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी स्टार्टिंग डेज हैं तो ठीक। ये इंशाल्लाह आपका जो है वो घंटे के अंदर काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का आप स्टार्ट कर दिया हुआ? इकोनॉमिक्स का मैंने
वो भी मैं सोच ही रहा हूँ कि वो भी जो है ना मैं ये आप इसे कर लूँ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 मेरा हो गया हुआ है, 2 मेरा हो गया हुआ है, और एंड से भी मैंने कोई 2-3 चैप्टर कर लिए। मैं लेक्चर्स मैंने ले लिए थे 3 के भी और 4 के भी, मगर वो अभी रिवाइज नहीं किए। अच्छा वैसे 1 तो और 2 मुझे अच्छी तरह आते हाँ, हैं। वो इस तरह याद करना है कि जहाँ रट्टा कोशिश करनी है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर अभी आता है और रट्टा वाला पेपर भी आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कोशिश आपने करनी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आपका पेपर जो है वो पास करना ईजी हो, क्योंकि उसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा हैं और ये वगैरह चीज़ें हैं। तो वो एकदम से जब नया नया बच्चा आता है वो कहता है पता नहीं क्या मुसीबत मेरे सर पे मुसल्लत हो चुकी है। तो वो इन चीज़ों को जब वो कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, मैं उसके अभी आपको पर्सनली जो है वो लिंक सेंड कर देता हूँ, उसको आप देखो, जहाँ भी अच्छा, प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछो, तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का 1 घंटा ये काम करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इकोनॉमिक्स का जो है वो देखना है। तो रोज़ का रोज़ जो है उसको लेके चलना है। अब आपने जो है एक टाइम टेबल लिखना है और टाइम लिखना अच्छा, है कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतनी देर देनी है, इस सब्जेक्ट को उसको उस पेज को आपने दरवाजे के ऊपर लगा देना है बस। आते जाते आपने उस टाइम टेबल के मुताबिक चलना है, उससे हिलना नहीं है। टाइम टेबल के मुताबिक चलोगे पेपर पास करना आसान होगा। डेज थोड़े हैं, टाइम कम है, गर्मी है, ये बहुत सारे मसले इंसान के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को लेते हुए जो है चीज़ों को मैनेज करना है। एक मैंने भी जो है अपने इधर दरवाजे के ऊपर या अपनी दीवार के ऊपर जो है वो स्टिकी नोट्स लगाए थे, तो कोई मसला नहीं, घर में कोई कुछ नहीं कहता, दीवार के ऊपर स्टिकी नोट्स लगा लो, ठीक ठीक है, है। कहीं भी लगा लो, ठीक है, एक पेपर पेज सिस्वा कर लो जिसके ऊपर जो है टाइम टेबल लिखा हो। और रोज़ जब सुबह उठना है तो डिसाइड कर लेना है ये मैंने ख़त्म करना है, ये मैंने ख़त्म करना है, ये मैंने ख़त्म करना है। शाम को इंशाल्लाह वो ख़त्म करके आपने उठना है। लॉ का, इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, इस तरह जो है वो आपने। इसके अलावा कोई भी इशू आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, अब्दुल्ला भाई से भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके फिर, अल्लाह बहुत बहुत हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह। कोई मसला नहीं, अल्लाह हाफिज़।